हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने 8th क्लास का जो 3rd चैप्टर है ग्रामीण क्षेत्रों पर प्रशासन वो शुरू किया था। और इसके अंतर्गत अंग्रेज़ों ने किस प्रकार से भारतीय क्षेत्रों में अपने भूभागों पर किस प्रकार से उन्होंने नियंत्रण कसना शुरू किया, किस प्रकार से उन्होंने राजस्व के लिए अलग अलग नीतियाँ लागू की और फिर इन क्षेत्रों में किस प्रकार से अपने मनमाफिक फसलें जो हैं उगानी वो शुरू की। तो उसी कड़ी में हम आज आगे बढ़ते हुए जो नील की खेती के लिए किसानों को मजबूर किया गया था, वहाँ से जो उन्होंने विरोध का सामना किया और विरोध की परिणति जो है नील विद्रोह के रूप में हुई। तो आज उसी नील विद्रोह को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नील विद्रोह। ये किस वजह से हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, उस सभी के बारे में हम जानने की आज पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्च 1859 यानी मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। अंग्रेज़ों को स्पष्ट मना कर दिया कि वो नील की खेती नहीं करेंगे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने अपने भूभागों में रहने वाले रैयतों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई थी। और वो भी अपने सबसे बेस्ट जो भूमि होती थी, सबसे उपजाऊ भूमि होती थी, उस पर इनको ये खेती करनी होती थी। जहाँ पर ये अपने खाद्यान्न फसलें दलहन जैसी उगाते थे, वो उनकी फसलें बर्बाद होती चली गई थी। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बगान मालिकों का लगान चुकाने से इनकार कर दिया। यानी नील की खेती करने से ही नहीं, बल्कि इन्होंने जो बकाए लगान थे उनको चुकाने से भी मना कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर के नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई के मैदान में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का जो सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया था, यानी जो भी व्यक्ति बागान मालिकों के लिए काम करता था उसका समाज में बहिष्कार किया जाता था। उसको अपने जो समुदाय था, समुदाय से उसका बहिष्कार किया गया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले जो गुमास्ता थे, जो एजेंट थे, उनकी पिटाइयाँ की गई। बहुत से स्थानों पर इनको मार भगाया। रैयतों ने कसम खा ली थी कि न तो हम नील की खेती करेंगे और न नील के लिए कर्जा लेंगे और न कर्जा देंगे। बागान मालिकों से के लिए लाठियों वालों ने जो लाठीधर गुंडे बुलाए थे, उनसे भी हम नहीं डरेंगे। ये कस्में जो हैं नील की खेती करने वाले सभी किसानों ने एकजुट होकर के इनका सामना किया। और ये कस्में नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों चुप बैठने को तैयार नहीं थे? क्योंकि उनकी जो सबसे अच्छी भूमियाँ थी, जिनके खाद्यान्न की जो फसलें थी, वो बर्बाद होती जा रही थी। परिवार जो है वो भूखे की हालात में चले गए थे। ऊपर से जो फसलें उगाई जाती थी उनको उचित दाम भी नहीं मिलते थे। इस वजह से ये लोग बगावत पर आ गए थे। उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली इन लोगों को? इसमें कोई शक नहीं है कि नील की खेती अत्यंत दमनकारी थी। लेकिन जो लोग दबे होते हैं वो हमेशा बगावत नहीं करते। ऐसा कभी कभी होता है कि जब दबे हुए लोग बगावत पर उतर आते हैं, और दबे हुए जब लोग बगावत करते हैं तो वो फिर अपने अंजाम तक पहुंचने में किसी भी काम को करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो 1859 के अंदर, 1859 के अंदर में नील के जो रैयत थे, किसान थे, रैयतों को किसान बोला जाता है, जो किसान लगे हुए थे, उन्होंने बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल गया। बहुत सारे गांव में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत करवाए थे, उन्होंने भी इन नील के विद्रोहियों का साथ दिया। नील के किसानों को इकट्ठा किया और लाठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाइयाँ लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव में घूमने लगे। यानी एक तरह से उनके लीडर भी उन्हीं के अंदर से निकलने लगे। जो जमींदार जिनको ज़मीन से बर्खास्त किया गया था, वो जमींदार उनके नेता बने। इस बात से परेशान थे ये जमींदार लोग कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और उनकी ताकत घटती जा रही थी। जबकि हम स्थानीय थे, वो एलियन थे, वो विदेशी थे। और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे ज़मीन ले लेते थे, यानी ज़बरदस्ती ज़मीन को अपने पट्टे पर ले लिया करते थे। नील के किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेज़ी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी, क्योंकि ये जो नील की खेती करवाने वाले थे, ये कंपनी के अधिकारी लोग थे, जिन्होंने कंपनी को छोड़ करके अपने खुद के व्यवसाय किए थे। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी,
जब नील की खेती वाले ज़िलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, एस्ले ईडन जिन्होंने वहाँ का दौरा किया था, एस्ले ईडन की एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि रैयतों को नील के अनुबंधन मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। यदि कोई चाहता है तो वो फसल उपजाए, नहीं चाहता है तो वो ना करे। इस नोटिस के आधार पर लोगों में ये खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया। तो इससे किसान और उत्साहित हुए और ईडन के जो किसान थे, ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये परिस्थिति और भी विस्फोटक हो गई जब ये लगा कि महारानी विक्टोरिया ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। ईडन की जो कार्रवाई थी, किसानों ने सोचा, विद्रोही रैयतों ने सोचा कि ईडन उनका समर्थन कर रहे हैं। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील ज़िलों की ओर चल पड़े, यानी उन्होंने भी रैयतों का साथ देना शुरू कर दिया। रैयतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर ज़बरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इन्होंने जो न्यायाधीश थे, जो लेखक थे, उन्होंने इसके बारे में लिखना शुरू कर दिया। इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। देखिए, एक बार फिर यहाँ से प्लासी जैसे हालात बन गए। एक बार फिर से सेना का आह्वान किया गया। नील उत्पादन व्यवस्था को जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बनाया गया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया, जोर ज़बरदस्ती के लिए उनकी आलोचना भी की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फ़ायदे का सौदा नहीं है, क्योंकि सबसे बढ़िया ज़मीन पर ये खेती करते हैं और खेती करने के बाद जो उत्पादन होता है, उत्पादन की उचित कीमत न मिलने से किसान जो हैं वो कर्ज के नीचे दबे जा रहे हैं। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहें तो नील की खेती बंद कर सकते हैं, वो अपनी मर्जी के बादशाह रहेंगे। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लग गया था। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार का एक किसान थे, रामचंद्र। बिहार के किसान थे, उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया और इस प्रकार से महात्मा गांधी 1917 में नील बागानों का उन्होंने दौरा किया, जहां पर नील मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन शुरू किया गया। ये चंपारण आंदोलन जो है काफ़ी एग्ज़ाम्स के अंदर पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर, और यहीं से ये महात्मा गांधी का जो प्रथम भारत के अंदर आंदोलन था, क्योंकि 10 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी कहाँ से आए थे? अफ्रीका से भारत लौटे थे और ये उनका पहला सत्याग्रह था भारत के अंदर, और इसमें वो काफ़ी कामयाब रहे, सफल रहे। भीख मांग लूँगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा, ये किसान की दुर्दशा का अपनी जो हालात है उसको बयां करता है। चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों ने बात की। हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों का जवाब इस तरह से दिया। WS सीटन कार, ये वहाँ का अधिकारी था जो कि नील का अध्यक्ष था। क्या अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह की शर्तों पर आप नील करेंगे? हाजी मुल्ला ने कहा, मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्त मुझे संतुष्ट कर सकती है। फिर श्री साले, क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर खेती नहीं करना चाहते? ये दूसरे जो अधिकारी हैं उन्होंने पूछा। हाजी मुल्ला ने कहा, नहीं, मैं नहीं करूँगा। नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊँगा, भीख मांग लूँगा परंतु नील नहीं उगाऊँगा। ये उस समय के नील किसानों की दुर्दशा को बयां करता है, किस प्रकार से जो नील की खेती करने वाले लोग थे उनकी दुर्दशा थी। तो यहाँ अन्यत्र में देखिए, वेस्ट इंडीज़ में नील का उत्पादन, जैसे कि भारत में नील का उत्पादन होता था, वैसे ही दूसरे देशों ने जहां अपने अपने बना रखे थे, यूरोपीय देशों की मांग को पूरा करने के लिए उधर भी उन्होंने किस प्रकार की नीतियां अपना रखी थी। तो देखिए, 18वीं सदी की शुरुआत में एक फ्रांसीसी मिशनरी जॉन बैप्टिस्ट लबात ने कैरिबियन जो द्वीपों का दौरा किया और इस इलाके के बारे में विस्तार से लिखा। यह तस्वीर लबात की एक पुस्तक से ली गई है। ये जो तस्वीर है ये लबात की एक पुस्तक से ली गई तस्वीर है।
इस तस्वीर में यहाँ के फ्रांसीसी बागानों में नील उत्पादन के सारे चरणों को दर्शाया गया है, यानी किस प्रकार से नील का उत्पादन किया जाता था वो सारी प्रक्रिया यहाँ पर दर्शाई गई हैं। बाएं सिरे पर आप देख सकते हैं कि गुलाम मजदूर नील के पौधे को शटलर वाट में डाल रहा है। ये यहाँ पर जो इधर जो बाएं हैं ये शटलर वाट में डाल रहे हैं, इधर ये इनको हिला रहे हैं। एक और मजदूर एक मशीनी चरखी से घोल को घुमा रहा है। दाएं से जो दूसरा दिखाई दे रहा है ये व्यक्ति यहाँ पर। 2 मजदूर नील की लुगदी को बोरों में भरकर सुखाने के लिए ले जा रहे हैं। अगले हिस्से में 2 मजदूर नील की लुगदी को मिलाकर सांचों में डालने के लिए तैयार कर रहे हैं। तस्वीर के बीचों बीच बागान मालिक ऊंचे जगह खड़े होकर सारे गुलामों पर नज़र रख रहा है। ये है आपका अधिकारी जो कि ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर के सभी इन मजदूरों पर नज़र रख रहा है। तो इस प्रकार से ये हमने अपना जो चैप्टर है इस चैप्टर का डिस्कस किया। चैप्टर के जो मेन पॉइंट्स थे उनके बारे में, जो महत्वपूर्ण आंतरिक क्वेश्चन बन सकते थे, इंटरनल क्वेश्चन, उनके बारे में जाना। तो अब हम इसके जो अंदर के जो कुछ योजनाएं थी, जो कुछ बंदोबस्त थे, उनके बारे में देखते हैं, जिनको मैथ से हम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए ये मैच आया हुआ है। रैयत क्या था? देखिए रैयत बोलते हैं किसान को। रैयत था किसान। महाल होता है ग्राम समूह। निज रैयतों की ज़मीन पर खेती, और जो बागान मालिकों की अपनी ज़मीन पर खेती ये निज कहलाती है, और रैयतों की ज़मीन पर खेती ये रैयती कहलाई। ये है आपके मैच में। आगे यूरोप में वुड उत्पादकों को खालिस्तान से क्या करना पड़ रहा था? कंपटीशन करना पड़ रहा था। ये क्वेश्चन जो हैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है सॉल्यूशन मिलेगा इन सभी का। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।